अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 17 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का आज हम डिस्कस करेंगे। अब आज के लेक्चर में क्वांटिफायर्स को। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर का टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें भी मैंने सिर्फ आपको प्रेडिकेट्स के बारे में बताया था कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल आ जाता है उसे हम प्रपोजिशन नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम उससे वैल्यू असाइन करें तो वो फिर फर्दर हमारे पास एज अ प्रपोजिशन काम कर सकती है। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स होते हैं प्रेडिकेट्स कहलाते हैं और फिर हम प्रेडिकेट्स में वैल्यूज असाइन करके उस प्रेडिकेट को प्रपोजिशन बनाते हैं। क्वांटिफायर हमारे पास प्रेडिकेट के साथ यूज़ होता है, लेकिन इसमें हम वैल्यू असाइन नहीं करते। इसमें हम विदाउट असाइनिंग वैल्यू हम अपने एक्सप्रेशन को प्रपोजिशन बना सकते हैं। अब माइंड में आता है कि उसमें वेरिएबल भी हैं, उसे वैल्यू भी असाइन नहीं करी, तो फिर कैसे हम उसे प्रपोजिशन बना सकते हैं, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। और जो मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन किए बगैर ही अपनी प्रेडिकेट को बनाते हैं प्रपोजिशन, ये मेथड क्वांटिफायर्स का कहलाता है, यानी क्वांटिफिकेशन हम करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसमें वेरिएबल है और हम एग्जैक्ट उसमें वैल्यू असाइन नहीं करना चाह रहे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं x ग्रेटर देन 1, सही है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन नहीं करना चाह रही कि x है क्या, x2 है, x3 है, x7 है, मैंने ये नहीं शो किया, तो मैं कैसे कहूँगी कि ये हमारे पास x ग्रेटर देन 1 प्रपोजिशन है, इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मैं x को वैल्यू असाइन कर दूँ, वो भी हमने नहीं करनी, हमने विदाउट असाइनिंग वैल्यू अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो दूसरा मेथड है, हम एक रेंज असाइन कर दें। मैं कहती हूँ x में डिजिट्स पड़े हैं 2, 7, 9, 3, 4, 11, ये चंद डिजिट्स हैं, एक सेट है जिसमें ये डिजिट्स हैं। और अब हम उसे अपने इस प्रेडिकेट पे कि x ग्रेटर देन 1 है अप्लाई करते हैं। तो अब अपने सेट की एक वैल्यू को इसके अंदर अगर हम पुट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये हमारे पास ट्रू आ रहा है। या मैं कह देती हूँ x हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर नंबर है या सेट ऑफ रियल नंबर है। अब x की वैल्यूज पुट करते जाएं, कभी ट्रू आएगा कभी फॉल्स आएगा, तो बन गई ना प्रपोजिशन। हमने डायरेक्ट कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी पुट नहीं की, सिर्फ हमने रेंज डिस्क्राइब की है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपने उस स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल प्रेडिकेट में हम वैल्यू डायरेक्ट असाइन करते हैं, क्वांटिफायर्स में हम एक रेंज साथ में डिस्क्राइब कर देते हैं कि इस रेंज के नंबर अगर हम अपने क्वांटिफायर अपने प्रेडिकेट की स्टेटमेंट में लगाते जाएं तो हमारे पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बनेगी। अगर हम इंग्लिश में देखें या उर्दू पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखें तो क्वांटिफायर्स के लिए जो स्टेटमेंट्स बनती हैं तो हम कहते हैं उसके लिए मेन उसमें जो कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे, आगे वाली कुछ स्लाइड्स में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी होगा कि ये वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं। उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारे पास हैं सम या ऑल, यानी सेट के तमाम मेंबर्स, सेट के कुछ नंबर्स, सेट के ज़्यादातर नंबर्स, सेट में से कोई नंबर भी नहीं। इस टाइप की हमारे पास जो वर्डिंग है हम अपने क्वांटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, हम अपने क्वांटिफायर्स के लिए यूज़ करते हैं। हम ये कह सकते हैं सेट के तमाम नंबर्स हमारे पास x ग्रेटर देन 1 के ऊपर एप्लीकेबल हैं। या हम कहेंगे कि इस सेट के चंद नंबर, कुछ नंबर, तो वो जो हम एक रेंज सेट कर रहे हैं और उसके साथ साथ
हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम इस सेट में से कितने मिनिमम या कितने मैक्सिमम अपने वैल्यूज एक्स को दे सकते हैं। ये प्रोसेस क्वांटिफायर्स का कहलाता है। क्वांटिफायर्स वैसे तो डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन चूज होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो लाजमी आपको आने चाहिए। आज के लेक्चर में हम बहुत सारी मज़ीद टर्म्स भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो टर्म्स है ना, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, ये तो आपको लाजमी आनी चाहिए। ये आपको बिल्कुल रट्टी हुई होनी चाहिए। जी, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में ना हमारे पास ये एक ऐसी क्वांटिफिकेशन है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स ऐसे क्वांटिफायर्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कि प्रेडिकेट हमारे सेट के हर एलिमेंट के लिए ट्रू होगा। सही है। जैसे हम कहते हैं x equals to x plus 1 is greater than x। एग्जाम्पल है x plus 1 is greater than x for रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर पुट करें, पॉजिटिव करें, नेगेटिव करें, किसी भी किस्म का नंबर एंटर करें, जब वो +1 होगा तो वो x से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें ऐड कर रहे हैं 1। सही है। या मैं कहती हूँ मेरे पास सेट है, सिंपल सेट है 2 3 4 5 6, और मैं कहती हूँ x इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि सेट में जितनी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम वैल्यूज मेरी इस स्टेटमेंट यानी x ग्रेटर देन 1 के ऊपर ट्रू होनी चाहिए। प्रोपोजिशन बन चुकी है। अब प्रोपोजिशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कब ट्रू होगी कब फॉल्स होगी, इसके लिए हम यूनिवर्सल और एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन को स्टडी करते हैं। ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है, इसमें हम अपने सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए देखते हैं कि हमारी स्टेटमेंट या हमारा एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए। उसमें से अगर कोई एक भी फॉल्स निकल आता है तो हमारे पास ओवरऑल उस रेंज के अकॉर्डिंग आंसर फॉल्स आएगा। इसी तरह से एक्सीडेंशियल क्वांटिफिकेशन के लिए या एक्सीडेंशियल क्वांटिफायर्स में क्या होता है कि सेट के कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे। अगर मेरे सेट में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं ना, अगर मेरे सेट में टोटल 10 एलिमेंट हैं, तो उन 10 में से अगर एक भी ये सारे के सारे भी मेरे एक्सप्रेशन के ऊपर ट्रू आ रहे हैं, तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर ट्रू देगा अगर मैंने एक्सटेंशन को यूज़ किया है। लेकिन अगर मैंने सेट 10 नंबरों का लिया और वो 10 के 10 नंबर मेरे एक्सप्रेशन के ऊपर फॉल्स आ रहे हैं, मैंने कहा था x ग्रेटर देन 1 है और सेट में तमाम नेगेटिव नंबर्स पड़े हैं फॉर एग्जांपल, तो तमाम के लिए ये फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल फॉल्स आएगा। आगे वाली कुछ स्लाइड्स में हम फर्दर से मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। कोई भी आपके पास ऐसी लॉजिक जिसमें प्रेडिकेट्स क्वांटिफायर्स आते हैं, उसे हम प्रेडिकेट कैलकुलस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को थोड़ा सा डिटेल में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। द यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन ऑफ p of x is the statement p of x for all variables of x in the domain p of x for all variables। यहाँ पे फोकस करें
ऑल वेरिएबल्स, तमाम वेरिएबल्स डोमेन के, डोमेन मीन हमारे पास जो सेट पड़ा है जिसमें वैल्यूज पड़ी हैं, उसके तमाम मेंबर्स हमारे पास उस स्टेटमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हों। वो तमाम वैल्यूज जो हमारे सेट में मौजूद हैं वो वेरिएबल के अंदर जब हम पुट करें तो आंसर ट्रू बन रहा हो। कोई भी एक सिंगल वैल्यू ऐसी ना हो कि जिसे हम अपने एक्सप्रेशन के अंदर पुट करें और आंसर फॉल्स आ जाए। तमाम की तमाम पे ट्रू हो, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। इसके लिए नोटेशन हम कौन सी यूज करते हैं, ये ए है लेकिन ये उल्टा ए है। फॉर ऑल वैल्यूज, यहाँ से ये भी आप याद रख सकते हैं, ऑल के लिए ए हमारे पास, हम इस ए को उल्टा करके लिखें तो ये हमें डिस्क्राइब करता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर को। इसे हम पढ़ेंगे कैसे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स, या फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फंक्शन एक्स, या प्रपोजिशनल फंक्शन एक्स। यानी x के तमाम वैल्यूज हमारे इस फंक्शन के ऊपर ट्रू आनी चाहिए, तमाम वैल्यूज, ऑल वैल्यूज, ठीक है। Here is the Descartes universal quantifier. We read for all x p of x और for every x p of x. इसके अलावा हम for all, for every, for each, for any, ये तमाम यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जरूरी भी नहीं है कि मैंने जो सेट लिया है उसके तमाम के तमाम उसके ऊपर ट्रू आ रहे हों। अगर तो तमाम ट्रू आ रहे होंगे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि ये हमारे पास प्रेडिकेट ट्रू है, ओवरऑल ट्रू है। लेकिन अगर कोई एक वैल्यू भी उसमें से फॉल्स निकल आती है तो ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 10 में से 9 वैल्यूज ट्रू आंसर दे रही हैं, एक वैल्यू की वजह से फॉल्स हुआ तो वो हमारे पास ओवरऑल क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। और जब जिस वैल्यू पे वो फॉल्स कहलाएगा उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। एन एलिमेंट फॉर विच पी ऑफ एक्स इज फॉल्स, जिस एलिमेंट पे फॉल्स हो रहा है, 7 पे फॉल्स हो गया तो 7 क्या कहलाएगा, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। जो क्वांटिफायर्स का एक टेबल सा है जिसपे डिस्क्राइब किया गया है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर कब कब ट्रू और कब फॉल्स होता है। जब हमारी सारी वैल्यूज ट्रू हों, पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स, जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम ट्रू हों तो हमारे पास ओवरऑल ट्रू होगा। देयर इज एन एक्स मीन कोई एक भी एक्स हमारे पास ऐसा निकल आता है जो फॉल्स हो तो हमारे पास ओवरऑल जी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तमाम ट्रू हुए, फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट है 25 नंबर्स का, 25 के 25 ट्रू हुए तो ट्रू होगा। 25 में से फॉर एग्जांपल 15 ट्रू थे, 10 फॉल्स निकल आए, फॉल्स हो जाएगा। 24 ट्रू थे, एक फॉल्स निकल आया, फॉल्स होगा। क्योंकि एन एक्स है, कोई एक भी, मिनिमम एक भी हमारे पास फॉल्स आ जाएगा तो ओवरऑल उसे हम फॉल्स ही कहेंगे। और इसी तरह से एक्सटेंशन हमने जो देखा है उसमें भी यही है कि देयर इज एन एक्स, एटलीस्ट एक भी हमें मिल जाएगा ना। जैसे आपको याद हो हमने कंजक्शन डिस्टिंक्शन पढ़ी थी। कंजक्शन में हम क्या कहते थे कि आपके पास एक भी फॉल्स आता था तो आंसर ओवरऑल फॉल्स आ जाता था। हम कह सकते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल में कंजक्शन यूज हो रही है और डिस्टिंक्शन में जब तक तमाम फॉल्स नहीं होते थे आंसर फॉल्स नहीं आता था, एक भी ट्रू आ गया आंसर ट्रू आ जाता था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या यूज हो रही है, डिस्टिंक्शन यूज हो रही है। हमारे पास तमाम ट्रू हैं तो भी ट्रू होगा, हमारे पास चंद एक उनमें से ट्रू हैं, हमारे पास उसमें से कोई एक ट्रू है तो ओवरऑल ट्रू होगा। लेकिन पी ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी एक्स, जितने भी सेट में थे वो तमाम के तमाम ही फॉल्स हो गए तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा। जैसे भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि x इज ग्रेटर देन 1 और सेट में तमाम नेगेटिव वैल्यूज पड़ी हैं तो वो तमाम की तमाम फॉल्स होती जाएंगी।
तो ओवरऑल जी आंसर क्या देगा, फॉल्स देगा। यूनिवर्सल क्वांटिफायर की एक एग्जांपल है, लेट p ऑफ x बी द स्टेटमेंट x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सा है, ये एक्सप्रेशन है x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। What is the truth value of quantification for all x p of x where the domain consists of all real numbers? आपको इन क्वेश्चंस में ना तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक्सप्रेशन, ये कि आपके पास क्वांटिफायर कौन सा है, यूनिवर्सल है या एक्सटेंशियल है, और तीसरी चीज आपके पास डोमेन क्या है, यानी वो वैल्यूज कौन सी हैं जिनके ऊपर आपने अपने एक्सप्रेशन को चेक करना है। ये हमारे पास आ गई पहली चीज, ये हमारे पास आ गई दूसरी चीज, और ये मौजूद है हमारे पास तीसरी चीज कि एक्सप्रेशन है x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। हमने ये देखना है फॉर ऑल x, यानी सेट में जितनी भी वैल्यूज हैं वो तमाम की तमाम ट्रू होंगी, तो हमारे पास ओवरऑल ये ट्रू आएगा। उसमें से कोई एक दो भी फॉल्स निकल आती हैं तो ये हमारे पास आंसर ओवरऑल फॉल्स दे देगा। और डोमेन है क्या, रियल नंबर। रियल नंबर में हमारे पास हर किस्म के नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर में हमारे पास फ्लोट नंबर्स भी आ जाएंगे, हमारे पास इंटीजर्स भी आ जाएंगे, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सारे के सारे रियल नंबर में आ जाते हैं। अब कोई भी रियल नंबर, बेशक वो नेगेटिव है, बेशक वो पॉजिटिव है, किसी भी किस्म का है, उसे अगर आप इस पे प्लस करके इस पे अप्लाई करके देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ x रियल में से, रियल की कैटेगरी से मैंने एक डिजिट लिया 7, x पे मैंने पुट किया 7, 7 प्लस 1 8 ग्रेटर देन 7, ट्रू आ रहा है। x की वैल्यू फॉर एग्जांपल -1 पुट करते हैं मैंने, क्योंकि रियल में नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, तो एक नेगेटिव वैल्यू को चेक करते हैं। x में पुट करेंगे -1, -1 प्लस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन -1, ट्रू आ रहा है। कोई पॉइंट वाली वैल्यू भी आप यहाँ पे चेक कर लें, कोई भी वैल्यू लगा दें, हर वैल्यू के लिए ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू ही होगी। Because p of x is true for all real number x, the quantification for all x p of x is true. सही है। इसी तरह से एक और यूनिवर्सल क्वांटिफायर की एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, लेट q of x be the statement x less than 2. What is the truth value of quantification for all x q of x? ये हमारे पास पहली चीज होगी एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्वांटिफायर की किस किस्म का क्वांटिफायर हम यूज कर रहे हैं, और डोमेन क्या है, रियल नंबर। हमने कहा जब भी हम कोई वैल्यू पुट करेंगे वो 2 से कम होगी। -1 पुट करें 2 से कम है, -7 पुट करें 2 से कम है, 0 पुट करें 2 से कम है, -16 पुट करें 2 से कम है। अब यहाँ तक लग रहा है कि हाँ जी बिल्कुल ये हमारे पास एक्सप्रेशन ट्रू आ रहा है, तो ओवरऑल आंसर ट्रू होगा। इसी तरह से पुट करते करते अगर आप 3 पुट करें, क्या 3 2 से छोटा है, 4 पुट करें, या 3 से ऊपर वाले कोई भी वैल्यू पुट कर दें, 7 कर दें, 100 कर दें, 1000 कर दें, क्या ये ट्रू है? नहीं। यानी नेगेटिव, 0 1 ये वैल्यूज तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ रही हैं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज 3 या 3 से ग्रेटर देन 3 हमारे पास इस पे ट्रू नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे फॉर ऑल चेक करना था। अब फॉर ऑल तो इसमें नहीं आते, कुछ ट्रू हो रहे हैं कुछ फॉल्स हो रहे हैं, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। Q of x is not true for every real number x, because for instance Q of 3 is false, that is x equals to 3 is a counter example for statement for all x Q of x. यहाँ पे एक तो उन्होंने ये भी बता दिया है
कि ये ओवरऑल हमारे पास फॉल्स होगा। इज नॉट ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, इसका मीन ये ओवरऑल क्या है, फॉल्स है। और काउंटर एग्जाम्पल कौन सी है, यानी किस वैल्यू पे या किस वैल्यू से आगे ये फॉल्स वैल्यू देना शुरू हो रहा है, 3 पे। तो काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी होगी, वैल्यू 3 होगी। काउंटर एग्जाम्पल्स आपने मेंशन नहीं करते तो भी ठीक है, आपने सिर्फ ये बता देना है ओवरऑल ट्रू है या फॉल्स है, इनफ है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या हुआ, फॉल्स हुआ। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स को अगर हम देखें तो जैसे पहले भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया है, यूनिवर्सल में हमारे सेट के तमाम एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते थे। इसमें सेट के चंद एलिमेंट्स भी अगर ट्रू हो जाते हैं, सारे ट्रू हो जाएं या उनमें से मैक्सिमम सारे, मिनिमम एक भी ट्रू हो जाए, ओवरऑल आंसर वो ट्रू देगा। यानी अगर पीछे वाली ये एग्जांपल लेना, ये वाली, यहाँ पे फॉर ऑल की जगह पे फॉर सम वैल्यूज, या यहाँ पे हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जगह पे एक्सीडेंशियल क्वांटिफायर लगाते तो इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स के बजाय ट्रू होता, ठीक है। तो क्वांटिफायर, एक्सीडेंशियल क्वांटिफायर में हमारे पास क्या होता है कि हम किसी एक पे या चंद एलिमेंट्स पे अपने क्वांटिफायर को ट्रू या फॉल्स करते हैं। नोटेशन इसकी हमारे पास जैसे ए उल्टा ए हम यूज़ करते हैं फॉर ऑल के लिए, इसी तरह से एक्सीडेंशियल के लिए हम यूज़ करते हैं उल्टा ई। इसे हम पढ़ेंगे फॉर ई ऑफ एक्स एट पी ऑफ एक्स। हियर ई इज कॉल्ड एक्सीडेंशियल क्वांटिफायर। या इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, देयर इज एन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, देयर इज एट लीस्ट वन एक्स सच दैट ऑफ पी ऑफ एक्स। यानी कि एक या कम से कम एक हमारे पास ट्रू होगा। इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स। ये सबसे आसान इसकी रीडिंग है कि चंद के लिए सम में एक भी आ जाएगा, सम में एक से ज़्यादा भी आ जाएंगे, सम में तमाम भी आ जाएंगे। अच्छा, एग्जाम्पल से पहले मैं एक बार रिव्यू कर लेती हूँ इस स्लाइड को। यहाँ पे एक्सीडेंशियल के लिए हमने देखा था एटलीस्ट एक भी आ जाएगा, एटलीस्ट कह रही हूँ, कम से कम एक, तो हमारे पास ट्रू होगा। और कोई भी बिलोंग नहीं करेगा एक्स हमारे सेट में से, तो ये फॉल्स होगा। सही है। इसकी एग्जांपल है, लेट क्यू एक्स बी द स्टेटमेंट एक्स लेस देन 2, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन। ये वही एग्जांपल है, सॉरी ये यूनिवर्सल की एग्जांपल मैंने ओपन कर दी, ये एक्सीडेंशियल क्वांटिफायर। Let P of x denote the statement x greater than 3. What is the truth value of quantification for any x P of x where the domain consists of our real number? डोमेन वही है रियल नंबर की, हर किस्म का नंबर हम पुट कर सकते हैं। हम कहते हैं x 3 से बड़ा होगा, आंसर क्या आएगा? आप खुद अपने माइंड्स में सोचें क्या आंसर हो सकता है। नेगेटिव वैल्यूज पुट करें तो फॉल्स आएगा, 0 पे भी फॉल्स है, 1 पे भी फॉल्स है, 2 पे भी फॉल्स है, 3 पे भी फॉल्स है, क्योंकि 3 बड़ा नहीं है 3 से, 3 इक्वल है 3 के। लेकिन इसके बाद वाले पुट करें 4, 5, 6 या इससे ऊपर वाले जितने भी, तो आंसर ट्रू आएगा। तो यानी चंद पे ये फॉल्स हो रहा है, चंद पे ये ट्रू हो रहा है। हमने कहा था मिनिमम एक भी ट्रू मिल जाए, और इसमें तो हमें बहुत सारे ट्रू मिल रहे हैं, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। Because x greater than 3 is sometimes true. For instance, when x 4, the accidental quantification of p of x, which is x p of x, is true. Our आंसर इसका ट्रू आएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, x इक्वल्स टू x प्लस 1। हमने यहाँ पे कह दिया कि x की वैल्यू और x प्लस 1 की वैल्यू इक्वल होंगी,
और डोमेन वही है रियल नंबर। आप कोई भी वैल्यू पुट करें, -1 इक्वल्स टू -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0 फॉल्स है। यहाँ पे हमने 7 पुट किया है, 7 + 1 8, तो 7 इक्वल्स टू 8 फॉल्स है। कोई भी डिजिट कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं फॉल्स ही आएगा, क्योंकि +1 और हमारे पास सिंपल x कभी भी इक्वल आ ही नहीं सकते। तो कोई भी वैल्यू पुट कर दें आपके पास फॉल्स ही आंसर आएगा, हमें एक भी ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या देगा? फॉल्स देगा। Because q of x is false for every real number x, the instantial quantification of q of x, which is e of x or e x of q of x, is false. अच्छा, इसके बाद ये तो हमारे पास थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको लाजमी आने चाहिए, यूनिवर्स और एक्सटेंशियल। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स, छोटी छोटी टर्म्स हैं, थोड़ा थोड़ा इन्हें डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैं पास्ट पेपर्स देख रही थी, तो इनमें से 1-2 पेपर्स में इनमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बजाय इसके हम यूनिवर्स और एक्सटेंशियल पे फोकस करें और इनको बिल्कुल भी टच ना करें, और कल को अल्लाह ना करें इनमें से आ जाता है तो आप कहेंगे कि हमने तो पढ़ा नहीं था। तो इसलिए इन टॉपिक्स को भी मैं मेरे ख्याल में करवा दूं तो ज़्यादा बेहतर है। सही है। यूनिकनेस क्वांटिफायर। यूनिकनेस क्वांटिफायर ऐसा क्वांटिफायर होगा जो वन एंड ओनली वन वैल्यू पे ट्रू होगा। नोटेशन इसकी, या डोनेट कैसे हम करते हैं, ई नोट से या E1 से इसे हम डोनेट करते हैं। डिनोटेशन ई नोट एक्स पी ऑफ एक्स फॉर, या फिर इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं E1 x p of x states there exists a unique x. Unique mean one x, one and only one x. सेट जितने का भी है, सेट बेशक 1000 वैल्यूज का भी है, एक वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि ये यूनिकनेस क्वांटिफायर था। ठीक है। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे, वैसे मैंने स्लाइड्स में आई थिंक कोई एग्जांपल नहीं रखी, लेकिन इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स है और मैं एक्सप्रेशन देती हूँ कि x इक्वल्स टू 7 है। मैंने यूज किया नोटेशन, मैंने यूज की ई नोट एक्स पी ऑफ एक्स। एक्सप्रेशन था x इक्वल्स टू 7, डोमेन थी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और हमारे पास क्वांटिफायर यूनिक क्वांटिफायर यूज हुआ। ओवरऑल आंसर ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा। रियल नंबर हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कहा x इक्वल टू 7 पुट करते जाएं, हर एक पे फॉल्स आता जाएगा। रियल नंबर में एक 7 रियल नंबर भी है, 7 को जब x की जगह पे पुट करेंगे तो 7 इक्वल टू 7 ट्रू हो गया। हमारे पास सारे रियल नंबर्स में से एक इकलौता रियल नंबर ऐसा हमें मिल गया जिस पे ट्रू बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ओवरऑल ट्रू आ जाएगा। सही है। इसी तरह से एक और टर्म यूज होती है क्वांटिफायर्स विद रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स। डोमेन्स में भी हमारे पास फर्दर एक रेंज दे दी जाएगी कि ये डोमेन हमारे पास किस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेगी। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा ना कि आपके पास नोटेशन के साथ ब्रैकेट में एक्स्ट्रा कोई वैल्यू भी दी गई होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स यूज हो रही हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉर ऑल x लेस देन 0, लेस देन 0 मीन फॉर ऑल नेगेटिव x या फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज, वो तमाम नेगेटिव वैल्यूज जिन्हें स्क्वायर करें तो वो 0 से बड़ी आती हैं। यानी x की तमाम नेगेटिव वैल्यूज का अगर हम स्क्वायर लें तो वो 0 से बड़ा आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, -7 मल्टीप्लाई -7
माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 49 आ जाएगा, पॉजिटिव है। -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस साइन प्लस हो गया, 3 3 9 हो गया। तो यानी कि ये हमारे पास फॉर ऑल के लिए ट्रू आ रहा है। इसी तरह से फॉर ऑल y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारे पास y नॉन जीरो वैल्यू है तो y क्यूब भी नॉन जीरो आना चाहिए। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, उसका जब क्यूब लेंगे तो वो भी इक्वल टू 0 नहीं आएगा। और ये भी फॉर ऑल के लिए है। और इसी तरह से हमारे पास एक्सीडेंशियल z, यानी इस सेट में से कोई एक दो भी हमारे पास ट्रू आ जाए तो आंसर ट्रू आ जाएगा। और यहाँ पे हमारी डोमेन क्या है, z स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट आना चाहिए। इसे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे, दिस स्टेटमेंट फॉर ऑल x लेस देन 0। इसे हम कह सकते हैं every real number x with x less than 0, x square greater than 0, that it states the square of a negative real number is positive. The square of नेगेटिव नंबर क्यों है, क्योंकि हमने x डिस्क्राइब किया कि लेस देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x less than 0 implies x square greater than 0. If x is less than 0 then x square is greater than 0. इस नोटेशन में भी हम अपनी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। अच्छा, अब y वाला जो था, ये स्टेटमेंट फॉर ऑल y इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल का साइन है। इसका मीन क्या है, द क्यूब ऑफ एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज नॉन जीरो। For all y equals to 0 implies y cube equal to 0। इसी तरह से फाइनली दिस स्टेटमेंट, ये हमारे पास ये है, देयर इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। पॉजिटिव स्क्वायर रूट कैसे आएगा, यहाँ पे अगर देखें ना, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगर यहाँ पे हम 1/2 लें तो ये बन जाएगा z। और इसी तरह से 1/2 यह हमारे पास स्क्वायर रूट को डिस्क्राइब करेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 फॉर देयर इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। आई मीन कोई एक या चंद एक पे हमारे पास जब हम उससे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जब हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इक्वल्स टू 2 आना चाहिए। जैसे अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आएगा। 4 है भी हमारे पास 0 से बड़ा, और हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट के ऊपर भी वो पूरा उतर रहा है। बाकी कोई इस पे पुट करें, 7 पुट करें, 9 पुट करें, 13 पुट करें तो फॉल्स आएगा, लेकिन क्योंकि एटलीस्ट 1 पे ट्रू हो चुका है तो हमारे पास ये ट्रू आएगा। फिर है प्रेसिडेंस ऑफ क्वांटिफायर्स, यानी कि हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट में लॉजिकल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल वेरिएबल्स भी मौजूद हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं, जैसे एंड, और ये तमाम, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारी यूनिवर्सल या एक्सटेंशन को हायर प्रेसिडेंस दी जाएगी। एक एक्सप्रेशन यहाँ पे है, फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, फिर यहाँ पे साइन है कंजक्शन का, डिस्टिंक्शन का, फिर यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स है। इसका मीन ये है कि हमारे पास, क्योंकि प्रेसिडेंस हम पहले किसको देंगे, हम अपनी हाईएस्ट प्रेसिडेंस यहाँ पे यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल को देंगे। यूनिवर्सल जिसके साथ अटैच है, यानी ये इस तरह से हम नहीं कह सकते कि फॉर ऑल एक्स और ये एक्सप्रेशन इस पूरे पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर ऐसा कहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसने पहले पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स का और लिया,
जो आंसर आया फिर उसके ऊपर फॉर ऑल को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन हमने क्या कहा था, पहले वो इससे नहीं, पहले इसे लेगा। तो पहले इसे जब लेगा तो वो पहले इसे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देगा फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, और फिर और का साइन और फिर क्यू ऑफ एक्स। यानी हम पहले फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स को लेंगे जो आंसर आएगा, फिर उसका और क्यू ऑफ एक्स का हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इसी तरह से अगर ई ऑफ एक्स होता तो वो पहले ई ऑफ एक्स इम्प्लीमेंट करता। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स और फिर यहाँ पे एक्सीडेंशियल क्यू ऑफ एक्स होता, तो वो पहले ऑल को इसी तरह से एक्सटेंशियल को पहले इम्प्लीमेंट करता और फिर उनके ऊपर यहाँ पे और को लेता। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी ट्रू आंसर आता, यहाँ से भी ट्रू आंसर आता, फिर वो देखता कि ट्रू और ट्रू हमारे पास आंसर ओवरऑल क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये चीज़ आपने प्रेसिडेंस याद रखनी है। इसमें एग्जाम्पल ये आपको इन पॉइंट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंस इस स्लाइड से मेन आपका पॉइंट आपके माइंड में यही आना चाहिए कि प्रेसिडेंस आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। प्रेसिडेंस आप किस तरह से देंगे, आप देंगे कि जब भी आपके पास यूनिवर्सल या एक्सीडेंशियल क्वांटिफायर्स होंगे पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, उसके आंसर के ऊपर फिर फर्दर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इम्प्लाइज का भी हो सकता है, वो डबल कंडीशनल भी हो सकता है, वो और हो सकता है, निगेशन हो सकता है, वो डिस्टिंक्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन पहले हम अपने क्वांटिफायर को सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे फर्दर। बाइंडिंग वेरिएबल्स इन क्वांटिफायर्स। बाइंडिंग वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स बाइंडिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं, कुछ फ्री कहलाते हैं। ये भी मैंने एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन देखा है कि बाइंडिंग वेरिएबल्स और फ्री वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करें। तो जब हमारे पास कोई ऐसा वेरिएबल होता है जो क्वांटिफायर के अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा होता है वो बाइंडिंग कहलाता है, यानी वो बाउंड है। और जो हमारे उस क्वांटिफायर के साथ अटैच नहीं होता वो फ्री कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल है, इन पॉइंट्स को आप रहने भी दें, इस एग्जाम्पल को समझ लें। फॉर एनी एक्स या फॉर सम एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1, या फिर देखें इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे इस क्वांटिफायर में एक्स इन्वॉल्व है लेकिन वाई नहीं है। यहाँ पे हम फॉर एनी एक्स फॉर एनी वाई कहते तो फिर हम कहते हैं एक्स और वाई दोनों बाउंड हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स बाउंड है, एक्स के साथ क्वांटिफायर है लेकिन वाई के साथ नहीं है, तो एक्स बाइंडिंग वेरिएबल कहलाएगा और वाई क्या कहलाएगा, फ्री वेरिएबल कहलाएगा। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह।